स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। दिस इज़ माय 29th लेक्चर एंड टाइटल ऑफ दिस टॉपिक इज़ कंपनी या विधिक निकाय का आपराधिक दायित्व। कंपनी के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो कंपनी को क्या पनिशमेंट दिया जाए, क्या दंड दिया जाए, इसको लेकर के इस 1 घंटे के लेक्चर में, व्याख्यान में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कंपनी का विधिक दायित्व क्या है और कंपनी को एक विधिक व्यक्ति माना जाए न माना जाए, क्या कंपनी के द्वारा की गई धोखाधड़ी या किए गए अपराध के लिए उसकी क्या जवाबदेही है और इस पर उच्चतम न्यायालय के क्या केस हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या केस हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कंपनी को क्या क्या क्रिमिनल लायबिलिटी है और इसके पहले के जो आपराधिक कानून थे उसमें कंपनी को कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इसको लेकर के इस पर संबंधित आपराधिक विधि का अध्ययन करेंगे। अब स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है कंपनी या विधिक निकाय का आपराधिक दायित्व। एक तरफ लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देखें, दुराशय प्लस दोषपूर्ण कार्य इज इक्वल टू क्राइम, मेंस रिया प्लस एक्टस रिया इज इक्वल टू क्राइम। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है फिर एक सिद्धांत इसमें, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। एक टॉड का एक सिद्धांत है कि जो दूसरे के द्वारा कार्य करता है वो स्वयं कार्य करता है, माना जाता है। इसी को टॉड के अंतर्गत, लॉ ऑफ टॉड के अंतर्गत, अपकृत विधि के अंतर्गत वाइकेरियस लाइबिलिटी के नाम से या प्रतिनिधिक दायित्व के नाम से जानते हैं। अगला इसका है धारा 226, धारा 226 में व्यक्ति, कोई कंपनी या प्राइवेट सरकारी, इसको परिभाषित किया गया है। अब यहीं पर अगर मैं लिख दूं, जो पहले का कानून था धारा 11 IPC का था, जो इंडियन पिनल कोड 1860 की थी, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एक तरफ मैंने फिर लिखा है जीप स्कैम 1948, जीप घोटाला, आर्मी जीप, परंतु 1955 में जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया। ये स्कैम्स में जो फाइनेंशियल स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं कंपनी के द्वारा, कंपनी मालिकों के द्वारा शेयर के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से, तो उसका भी उल्लेख इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। पहले तो कंपनी एक लीगल पर्सन है या नहीं है, इसको समझने के लिए सभी छात्रों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 11 को देखना होगा। जो पहला कानून था भारत में, दंड कानून, इंडियन पिनल कोड 1860, जिसको संक्षेप में IPC 1860 बोलते थे, उसकी धारा 11 में पर्सन को परिभाषित किया गया था। उस धारा 11 के अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति को परिभाषित किया गया, पर्सन, और पर्सन में नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों को सम्मिलित किया गया था। नेचुरल पर्सन से तात्पर्य मनुष्य, मानव से है। आर्टिफिशियल पर्सन से तात्पर्य यहाँ पर कि ऐसी पर्सनालिटी जिस पर लॉ के द्वारा कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ इम्पोज किया गया हो। तो धारा 11 IPC की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति में प्राकृतिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति दोनों सम्मिलित थे। और विधिक व्यक्ति में चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो, निगमित निकाय या अनिगमित निकाय, दोनों सम्मिलित थे। ये जानबूझ करके धारा 11 में व्यक्ति पर्सन शब्द को रखा गया और पर्सन में नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन दोनों को, चाहे वह निगमित हो या निगमित न हो, दोनों को रखा गया, इसलिए कि जिससे कि कंपनी के भी आपराधिक दायित्व को सुनिश्चित किया जा सके। अब चूंकि भारतीय दंड संहिता 1860 का कानून था और आप ये समझ सकते थे कि अंग्रेजों के द्वारा
1860 में बनाए गए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न केवल प्राकृतिक मानव के द्वारा किए गए अपराध के लिए उनकी आपराधिक जवाबदेही तय किया गया, बल्कि यदि कोई कंपनी के रूप में भी अगर कोई चीटिंग, फ्रॉड, धोखाधड़ी करता है तो उनको भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने का प्रयास किया गया था। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्राकृतिक व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, हत्या, मर्डर, लूट किया जाता है तो अपराधी है, अपराध है कानून की नज़र में। लेकिन अगर कोई कंपनी के द्वारा भी, कंपनी का मैनेजर या उसका डायरेक्टर कोई धोखाधड़ी करता है, लोगों के पैसे, निवेश का पैसा लेकर भागता है, फरार होता है, तो वह भी अपराध करता है, उसको भी आपराधिक दायरे में लाया जाता है। अब इसी बात को नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो कानून बना, उस वर्ष 2023 के कानून में भी रखा गया कि धारा 2 की उपधारा 26 के अंतर्गत सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत परिभाषित किया गया कि पर्सन इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन। तो निश्चित रूप से अगर विधिक व्यक्ति के द्वारा, कंपनी के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है, जैसे धोखाधड़ी, चीटिंग, उसके लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और उनको आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा हमेशा विवाद में बना रहा है कि कंपनी, चूंकि कंपनी लिविंग एंटिटी नहीं है, सजीव वस्तु नहीं है, तो कंपनी का दुरासन नहीं हो सकता। कंपनी चूंकि सजीव वस्तु नहीं है तो सजीव वस्तु में ही दूषित आशय हो सकता है, मानव में, मनुष्य में आपराधिक आशय हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है, और कंपनी या जो लीगल एंटिटी है उसके पास गिल्टी इंटेंशन नहीं हो सकता। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी ने अपराध किया है? तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन थियरी, कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं। उन सिद्धांत के आधार से, उन सिद्धांतों की मदद से न्यायालय डिसाइड करती है कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कंपनी के पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है। कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का CEO, कंपनी का मैनेजर, उसके द्वारा अगर उसकी संलिप्तता, उसका पार्टिसिपेशन पाया गया कि कहीं न कहीं वह मैनिपुलेशन में है, कंपनी के दस्तावेज के हेर फेर करने में उसकी भूमिका है, तो उसको उत्तरदायी ठहराया जाए। कुछ पनिशमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगाए जा सकते, स्वाभाविक है। कंपनी अगर निर्जीव वस्तु है तो कंपनी के ऊपर हम कंपनी को मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुना सकते, आजीवन कारावास नहीं दे सकते, कंपनी के ऊपर हम कारावास का दंड नहीं लगा सकते। लेकिन कंपनी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 के अंतर्गत जो 6 दंड बताए गए, 6 दंड में 2 दंड लगा सकते हैं। क्या? जुर्माना लगा सकते हैं कंपनी के ऊपर, फाइन इंपोज किया जा सकता है, और दूसरा है उस कंपनी की संपत्ति जब्त की जा सकती है। ये 2 दंड लगाए जा सकते हैं। तो 2 बातें क्लियर हो गई, कंपनी अपराध कर सकती है और कंपनी के द्वारा किए गए अपराध के लिए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। अब दूसरा, कंपनी किन किन प्रकार के अपराध कर सकती है उसको देखते हैं। कंपनी के द्वारा कोई इन्वायरमेंटल क्राइम किया जा सकता है, एनवायरनमेंट से संबंधित कोई क्राइम किया जा सकता है, पर्यावरण से संबंधित कोई क्राइम किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई ऐसे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही, वस्तुएं बनाई जा रही हैं जिससे जहरीली गैस उसमें से बाहर हो रही है, वह जहरीली गैस पर्यावरण को, वायु प्रदूषण को प्रभावित कर रही है, लोगों के सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों को श्वसन संबंधी कोई प्रॉब्लम, समस्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी के द्वारा और कंपनी के मालिक को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कंपनी के द्वारा कोई ऐसे कचरे जो वेस्ट डंपिंग, जहाँ ऐसे जगह वेस्ट डंपिंग की जा रही है, कचरे फेंके जा रहे हैं जहाँ से कि लोगों में संक्रामक बीमारी हो रही है,
तो कंपनी को उस कार्य के लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसकी कंपनी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। सिविल उपचार क्या होगा कि कंपनी को उस वस्तु के उत्पादन से रोक लगा दिया जाए, वहाँ के निवासी कोर्ट में केस फाइल करें कि चूँकि इस गैस रिसाव से, इसके वेस्ट डंपिंग से लोगों को संक्रामक बीमारी हुई है और पूरी बस्ती के बस्ती उससे प्रभावित हैं। न्यायालय उस कंपनी फैक्ट्री के उत्पादन पर रोक लगा सकती है कि जब तक आप इसके मानदंड को, जब तक ये इसको दूर नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्वतंत्रता है, व्यापार करें, आपका एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन व्यापार के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य हितों को भी ध्यान में रखें, वरना आपके व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को नियंत्रित निर्बंधित किया जा सकता है। अब इस इकोनॉमिक जो एनवायरमेंटल क्राइम है, एनवायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो अपराध है, उस स्थिति में कंपनी या कंपनी के मालिक को, कंपनी के मैनेजर को, उसके डायरेक्टर को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सभी छात्रों को यह ज्ञात होगा कि भोपाल में एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन। उस यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के द्वारा वर्ष 1984 में 1984 में एक गैस त्रासदी हुई, एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन से एक जहरीली गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस, संक्षेप में उसको MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक गैस रिसाव, उसका गैस लीकेज हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग अपाहिज या अपंग हुए। उनको मतलब वो हमेशा के लिए उनकी कुछ अंग प्रभावित हो गए। उस यूसीसी, चूँकि यूनियन कार्बाइड कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, अमेरिका उसका रहने वाला उसका नागरिक था और वो भाग गया, फरार हो गया, देश छोड़ कर के भाग गया। अब उसमें जो मृतक जो लोग थे, मृतक परिवार के सदस्यों ने केस फाइल किया। अब यहाँ पर केस का नाम है, उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, टॉर्ट में अपकृत विधि के अंतर्गत भी वो केस है, चिरंजीत लाल साहू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसको भोपाल गैस डिजास्टर केस के नाम से भी जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी केस के नाम से भी जानते हैं। अब उसमें मृतक परिवार के सदस्यों ने सरकार से कंपनसेशन लेने का वाद दायर किया कि हमें प्रतिकर प्रदान किया जाए, हम लोगों ने परिवार के इन सदस्यों को खोया है, अतः सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। अब सरकार के द्वारा एक फंड बनाया गया कि इस फंड से सरकार पैसा देगी। चूँकि सरकार उस कंपनी में शेयर होल्डर थी, उस कंपनी में सरकार का भी अंश लगा हुआ था, तो ये आपत्ति दर्ज की गई याचिकाकर्ता के द्वारा कि चूँकि स्वयं सरकार उसमें अंशधारक है, शेयर होल्डर है, इसलिए सरकार से अतिरिक्त इसको कोई एक निष्पक्ष, एक इंडिपेंडेंट कोई फंड बनाया जाए। इसमें सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। सरकार ने उसी बीच में भारतीय संसद ने एक कानून बना दिया कि जो भी उस पीड़ित हैं, गैस पीड़ित, भोपाल गैस पीड़ित लोग हैं, उनकी राहत के लिए एक फंड, एक राहत कोष की स्थापना की जाए। तो याचिकाकर्ता के द्वारा इस आधार पर ऑब्जेक्शन किया गया कि चूँकि स्वयं सरकार उसमें अंशधारक है, इसलिए और हम सरकार के विरुद्ध ही केस फाइल कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि सरकार अपने केस में अपने ही मामले को निष्पक्ष तरीके से वो डिसाइड करेगी। अब उस केस में आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि यद्यपि उसका मालिक फरार हो गया, उसका चेयरमैन जो था वो फरार हो गया, लेकिन कंपनी की जवाबदेही निश्चित की गई और कंपनी को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया, प्रतिकर दिया गया, कंपनसेशन दिया गया। जितने भी भोपाल गैस पीड़ित कैंप लगाया गया, राहत शिविर स्थापित किए गए, उनका सरकार के खर्चे पर सभी का इलाज किया गया, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। ये चूँकि स्टेट की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा करने के लिए, इस धारा से स्टेट ने वह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया और सभी को चिकित्सीय खर्चा उपलब्ध कराया।
कहने का तात्पर्य है कि अगर कंपनी के द्वारा या फैक्ट्री के द्वारा इस प्रकार से कोई पर्यावरण से संबंधित अपराध किया जाए और लोगों की जान चली जाए तो वहाँ पर कंपनी का मालिक, कंपनी का जो स्वामी है या उसका डायरेक्टर है, तत्कालीन जो डायरेक्टर है, वह उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। अब इसके अतिरिक्त कंपनी कौन से अपराध कर सकती है? कोई भी फैक्ट्री या कंपनी सामान में मिलावट कर सकती है। अगर कोई फूड एडल्ट्रेशन, बहुत सारे सभी छात्र जानते होंगे, बहुत सारे इस समय फैक्ट्रियां हैं जो कि चिप्स का जो खाने वाले चिप्स हैं, घरेलू डेली जो जीवन में खाने वाले सामग्री हैं, उनका पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और बहुत सारे जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स हैं, वो कंपनियां, फैक्ट्रियां बना रही हैं। अगर उसमें कोई मिलावट हो जाए, उसमें कोई जहरीला शराब है, शराब की कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई फैक्ट्री है, उसमें कोई ऐसी केमिकल मिलावट कर दिया जाए जिससे कि लोगों की जान चली जाए, तो प्रश्न है कि क्या कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता, आपराधिक उत्तरदायी? कभी कभी प्राय आप देखे होंगे कि शराब के सेवन से 20 लोगों की मृत्यु हो गई या जहरीली शराब से 50 लोग मारे गए। इस प्रकार के मामले भी संज्ञान में आते हैं। ऐसी स्थिति में जो भी कंपनी जिसके द्वारा शराब का, ऐसे जहरीले शराब का उत्पादन किया जा रहा है या भोज्य पदार्थ का उत्पादन किया जा रहा है, वह कंपनी भी उस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर जो उस कार्य में लिप्त है, उस घटित अपराध के लिए उत्तरदायी होगा और उसको दंडित किया जा सकता है। ऐसी कंपनियां जो झूठे विज्ञापन कर रही हैं, झूठे विज्ञापन के द्वारा लोगों से पैसा वसूल रही हैं, झूठे विज्ञापन के आधार पर कंपनियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कि कंपनी, उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी यह विज्ञापन निकालती है कि इस दवा के सेवन से, जो दवा सेवन करेगा उसकी कोई भी बीमारी होगी 1 महीने के भीतर ठीक हो जाएगी, और वास्तव में कुछ लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं, दवा का सेवन करते हैं, नहीं ठीक होते हैं, दावा, आपराधिक मुकदमा दावा। झूठे विज्ञापन से लोगों के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करना कि लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो सकता है इस दवा से, तो वहाँ पे झूठे विज्ञापन के लिए कंपनी को उत्तरदायी, आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कंपनी के द्वारा, उदाहरण के तौर पर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा आश्वासन दे रही है अपने निवेशकों को कि जो उसका एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी के अपने एजेंट हैं, प्राधिकृत एजेंट हैं, एजेंट के माध्यम से वह पैसा कलेक्ट कर रही है और एजेंट पैसा, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा लेता है। उदाहरण के तौर पर LIC का एजेंट है, पैसा आपसे लेता है और आपका पैसा LIC कंपनी में जमा नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत कार्य के लिए वह उपयोग में खर्च कर डालता है। तो यहाँ पर LIC का जो एजेंट है वह अभिकर्ता के रूप में, LIC कंपनी के अभिकर्ता के रूप में LIC की ओर से काम कर रहा है और निवेशक इस विश्वास पे कि यह उसका एजेंट है, यह पैसा ले आके जमा करेगा, उसको देते हैं और वह पैसा जमा नहीं करता। तो यहाँ पर उस एजेंट, न केवल एजेंट आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगा, बल्कि LIC के विरुद्ध भी निवेशक वाद दायर कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि मेरे पास ये रसीद है, मैंने प्रीमियम जमा किया है, प्रीमियम का भुगतान किया है, परंतु एजेंट उस धनराशि को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए खर्च कर डाला है, उपयोग में लाया है। तो कंपनी भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगी और LIC कंपनी उतना पैसा देने के लिए बाध्य है जितना पैसा प्रीमियम के तौर पर LIC कंपनी में जमा करने के लिए निवेशकों ने दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया दिया है, पूरा धनराशि ब्याज सहित निवेशकों को लौटाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां या कोई भी कंपनी बाध्य है। अब अन्य प्रकार के जो अपराध हैं कंपनियों के द्वारा किए जा सकते हैं, वह अपराध हैं झूठा आश्वासन देकर के धन दुगना करना।
बहुत से आप लोगों ने देखा होगा प्रचार या कंपनियां जो प्रायः एडवर्टीजमेंट देती हैं कि जो कोई भी निवेशक उनकी कंपनी में पैसा लगाएगा 1 वर्ष में वह पैसा डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। निवेशक इस विश्वास पे कि वह पैसा 1 वर्ष में 2 वर्ष में दुगना हो जाएगा पैसा जमा करते हैं और प्रायः ये मामला प्रकाश में आता है कि वो कंपनी पैसा लेकर के फरार हो गई, भाग गई। कंपनी का जो मालिक था वो भाग गया। यद्यपि कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका कहीं ब्रांच थी, उसकी कहीं शाखा थी, उसका कहीं बिल्डिंग था, भवन था। अब भाग जाने की स्थिति में वह कंपनी ने कानून की नज़र में एक अपराध किया है, धोखाधड़ी किया है, चीटिंग किया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के जो पहले कानून था उसमें 420 जो धारा थी, धारा 420 का नाम लेने से ही अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए 420, तो ये वह व्यक्ति भले चाहे लॉ न पढ़ा हो, लॉ ग्रेजुएट न हो, LLB की जानकारी, कानून की जानकारी न हो, लेकिन कुछ ऐसे धाराएं थी IPC इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, उन धाराओं का मात्र उपयोग कर देने से व्यक्ति समझ जाता था कि यह किसी गलत संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, किसी धोखाधड़ी के मामले में। तो वो धारा 420 जो थी वह धोखाधड़ी के माध्यम से उसमें चीटिंग को परिभाषित किया गया था। तो कंपनी यदि झूठा विज्ञापन प्रकाशित करती है, झूठे आश्वासन देकर के लोगों से पैसा निवेश करने के लिए कहती है, तो उस कंपनी को भी आपराधिक के लिए, उस घटित अपराध के लिए 420 के लिए, 420 के लिए, धोखाधड़ी के लिए अभियोजित किया जा सकता, मुकदमा चलाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के द्वारा कौन कौन से अपराध किए जा सकते हैं। भारत में कंपनी अधिनियम बनाया गया 2023 का। पहले कंपनी एक्ट था 1956 का, लेकिन जब कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने लगे तो कंपनियों के द्वारा किए गए अपराध में उनके आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा 2013 में कानून बनाया गया। पहला जिसमें मैंने लिखा धोखाधड़ी के लिए दंड धारा 447 में है। कंपनी अगर मिथ्या दस्तावेज लगाती है तो 448 के अंतर्गत है। 2G स्पेक्ट्रम, इसमें एक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम केस, इसमें मैंने इसको मेंशन किया है। अब चाहे वह सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी है, यदि धोखाधड़ी किया है या गलत आश्वासन देकर के पैसा लिया है तो वह कंपनी आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगी। सभी छात्र जानते होंगे 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसमें भारत में जब पहली बार 2G, 3G मोबाइल, 4G इस समय, तो 2G लाइसेंस देने में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को ये था कि जैसे एयरटेल है या वोडाफोन था, ऐसे एक निविदा, एक टेंडर इनवाइट किया गया कि सभी कंपनियां अपने अपने। अब उस 2G स्पेक्ट्रम केस में भी स्कैम हुआ। अब उसमें मंत्री से लेकर के जो विभागीय मंत्री थे, उसके जो अधिकारी थे, वो सभी लोगों की उसमें संलिप्तता थी और सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया कि इन लोगों ने पैसा लेकर के, घूस लेकर के और ठेका दिया, 2G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया। तो अब जहाँ पर इस तरह के मामले आ रहे हैं कि कोई कंपनी लाइसेंस लेने के लिए सरकार के अधिकारी को घूस देती है, तो कंपनी का जो मैनेजर है, जो उसका डायरेक्टर है, जिसकी तरफ से वह घूस दिया गया है, जिस एजेंट ने घूस पहुंचाया है, वह जिस डायरेक्टर के दिशा निर्देश में वो पैसा दिया गया और डायरेक्टर दोनों अपराधी हैं। तो कंपनी की डायरेक्टर की क्या क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, इस कंपनी एक्ट 2013 में भी परिभाषित किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनियों के निदेशकों के, डायरेक्टरों की आपराधिक जवाबदेही तय की गई है कि उनके द्वारा अगर ये कार्य किया जाता है तो उनको भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखें स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर लिखा है वित्तीय घोटाले, ये हेडिंग है। इस वित्तीय घोटाले में इंडिया में कुछ कंपनियों के द्वारा फाइनेंशियल फ्रॉड किए गए। पहला है सत्यम स्कैम 2009। दूसरा मैंने लिखा है हर्षद मेहता शेयर घोटाला, सहारा शेयर घोटाला, ये केस चेयरमैन रामालिंगा राजू वर्सेस। अब
सभी छात्र ये जानते होंगे, सत्यम कंपनी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी थी, भारत में एक लीडिंग कंपनी थी सत्यम कंपनी, जिसका चेयरमैन रामालिंगा राजू, वह अपनी बैलेंस शीट में हेर फेर किया था, अपनी बैलेंस शीट का मैनिपुलेशन किया था और बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन करके लगभग 430 करोड़ रुपए का उसने हेरा फेरी किया था, फ्रॉड किया था। अब रामालिंगा राजू जो सत्यम कंपनी का चेयरमैन था, उसको इस आधार पर उसने एक लोगों को गलत विश्वास दिलाया कि उसकी जो सत्यम कंपनी है उसका शेयर ऊंची दरों पर है। लोगों ने इस विश्वास पे कि सत्यम कंपनी शेयर बहुत अच्छा है, लोगों ने शेयर खरीदा और इस तरह से अपने बैलेंस शीट में उस कंपनी को बहुत लाभ दिखा करके कि इसमें शेयर बहुत लाभ में चल रहे हैं, लोगों ने गलत विश्वास पे कि कंपनी का लाभ ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, इसलिए इस कंपनी के शेयर को ख़रीदा जाए और लोगों ने कंपनी के शेयर को ख़रीदना प्रारंभ किया और जो कि वास्तव में उतने का शेयर नहीं था। उस कंपनी सत्यम कंपनी के द्वारा दस्तावेज में हेरा फेरी किए जाने के कारण उसके मालिक रामालिंगा राजू को अपराधी मानते हुए गिरफ्तार किया और उनके विरुद्ध दस्तावेज में मैनिपुलेशन, 420 धोखाधड़ी के धाराओं में उन्हें अभियोजित और दंडित किया गया। दूसरा वर्ष 1990 का सबसे चर्चित जो है शेयर घोटाला, शेयर स्कैम था हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता एक शेयर ब्रोकर होते हुए उसने एक ऐसा काम किया 1990 के दशक में कि उसने इनसाइड ट्रेडिंग करना प्रारंभ किया, शेयरों को ऊंची दरों पे दिखाना कि जिस कंपनी के शेयर ऊंची दरों पे है और शेयर को ऊंची दर पे दिखा करके लोगों को आकर्षित करना कि लोग सोचेंगे कि शेयर में मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। और उसने शेयर मार्केट में पैसा लगवा करके लोगों के पैसे का ट्रांसफ़र किया, लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया। सहारा शेयर घोटाला भी अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सहारा कंपनी जो थी उसने अपनी 2 कंपनियां, सहारा के जो मालिक हैं सुब्रत राय सहारा, सुब्रतो राय ने 2 कंपनियां, सहारा के नाम से 2 कंपनियां बनाई। एक रियल इस्टेट में कि उन्होंने भवन का निर्माण, वो रियल इस्टेट में काम कर रही, ज़मीन खरीद फरोख्त कर रही है और बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है। और दूसरा शेयर मार्केट का, उस दिखाते हुए कि सहारा के शेयर बहुत ऊंची दर पे और कंपनी का बहुत लाभ हो रहा है। लोगों ने इस विश्वास पे कि सहारा से अच्छी कंपनी है, सहारा में शेयर की अच्छी कीमत है, पैसा लगाना प्रारंभ कर दिया। और बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट के मैनिपुलेशन में सहारा ने भी वही काम किया जो इसके पहले के लोगों ने शेयर मार्केट में काम कर रखा था। सुब्रत राय सहारा कंपनी के ओनर के विरुद्ध इसी आइडेंटिफिकेशन थियरी के आधार पर अब न्यायालय को डिसाइड करना था कि निवेशकों के जो पैसा हड़पने का मामला है, जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसा सहारा कंपनी ने ले लिया है, अब इसको कैसे वापस कराया जाए। और ये सबूत पाए जाने पर, पर्याप्त सबूत थे, उस आधार पर सुब्रत राय सहारा के विरुद्ध भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया 420 का, और जिससे कि आप सभी ये जानते होंगे सहारा कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को भी जेल में रहना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देशित किया कि जब तक निवेशकों के पैसा वापस नहीं लौटाए जाएंगे तब तक सुब्रत राय सहारा को कंडीशनल बेल और हाउस अरेस्ट रहेंगे, कहीं विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि निवेशकों के सभी पैसा वापस न कर दिए जाएं। तो इस प्रकार से ये कुछ स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम हुए हैं इंडिया में कंपनियों के द्वारा। अब देखते हैं, स्क्रीन पर आप देखें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्या कॉर्पोरेट क्राइम के लिए। जो कंपनियों के द्वारा अपराध किए जा रहे हैं उनको नियंत्रित करने के लिए क्या ढांचे बनाए गए हैं, कानूनी ढांचे क्या हैं। मैंने इसको हेडिंग पे लिखा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट क्राइम। इसको 2 भागों में बांटा है,
पहला तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्वयं ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का है, BNS 2023। यह कानून कैसे कंपनियों के क्राइम को रोकता है इसको देखेंगे। इसमें मैंने लिखा है कि धोखाधड़ी अगर हो रही, कंपनी के द्वारा चीटिंग किया जा रहा है, तो यह भारतीय न्याय संहिता 2023 ये कानून कार्रवाई करेगा। कूटरचना की जा रही, दस्ताव का मैनिपुलेशन किया जा रहा है, काउंटर फीटिंग की जा रही है, कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री जिसमें नकली सिक्के बनाए जाने लगे हों, तो इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत ऐसी कंपनी को या कंपनी को जिसमें कूटरचना की जा रही, काउंटर फीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। दूसरा कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। यदि कंपनी का कोई मालिक या फैक्ट्री का कोई मालिक घूस दे रहा है तो घूस लेना देना दोनों भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आएगा। या किसी प्रकार से उत्पाद शुल्क में कमी करने के लिए अगर कोई कंपनी का मालिक सरकार से कोई सहायता लेता है या उकसाता है सहायता लेने के लिए, या किसी सरकारी टैक्स में कोई छूट के लिए, तो अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा सबसे इफ़ेक्टिव कानून जो इंडिया में बना है वह है PMLA 2002। PMLA का संक्षेप में मैंने लिखा है, PMLA मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। और अगला कानून है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ये ऐसे कुछ एक्ट हैं, स्टैचूट हैं जिसके माध्यम से कारपोरेट क्राइम को रोका जाता है, कारपोरेट क्राइम को नियंत्रित किया जाता है। मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बनाया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आजकल बहुत ही लोकप्रिय है और सभी छात्र जानते होंगे। जो ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी की जो कार्रवाई होती है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ईडी की सभी कार्रवाई इसी PMLA एक्ट के अंतर्गत होती है। अर्थात इस मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ये 2002 का कानून बना। इसको संक्षेप में ऐसे समझें कि जहाँ पर किसी भी धन के ओरिजिन को न शो किया जाए कि ये पैसा कहाँ से आया है, और मनी के ओरिजिन को छिपाया जाए, कंसीलमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोसीड्स, मतलब जहाँ पर ये कंसीलमेंट किया जाए कि पैसा कहाँ से आया है, तो और कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, काले धन को सफ़ेद धन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए, ये सभी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के दायरे में आएंगी और उस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कंपनियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने के लिए अलग से न्यायालय बनाया गया, PMLA कोर्ट बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट। उस कोर्ट में मामला जाता है प्रथम दृष्टया ईडी के सारे मामले, जिससे कि जो फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं, कंपनियों के द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं, उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और दंडित किया जाए, अपराधियों को दंडित किया जाए। इस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं अन्य जो फाइनेंशियल स्कैम है, देखें स्क्रीन पर, अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय घोटाले जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं इंडिया में, जो कंपनियों के द्वारा, और उसको इसमें एक तरफ मैंने लिखा है, जैसे बिहार में एक बहुत ही प्रचलित स्कैम था फोर्डर स्कैम, फिर एक बोफोर्स स्कैम था, बोफोर्स घोटाला। दूसरी तरफ मैंने लिखा स्टैम्प पेपर स्कैम, अब्दुल करीम तेलगी को जो है स्टैम्प पेपर ही वह छापने लगा था, जो ज़मीन की रजिस्ट्री में स्टैम्प पेपर लगता है, वह उसने अपने छापने वाली मशीन को, सरकारी मशीन को नीलामी से ले लिया और उसी मशीन से इसने स्वयं स्टैम्प पेपर छाप करके पूरा सप्लाई करने लगा। दूसरा आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, ये कुछ ऐसे
आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। अब इसमें आप सभी छात्रों को मालूम होगा, कारगिल शहीदों के लिए महाराष्ट्र राज्य में एक आदर्श सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें कि कारगिल शहीद की विधवाओं को कम पैसे पर उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पता चला कि इस आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में, इस सोसाइटी के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा जो लाभार्थी थे, उन लाभार्थी को लाभ न दे करके इसमें अन्य लोगों को लाभ दिया जाने लगा, आवास आवंटन किया जाने लगा। इसका भी जब पर्दाफाश हुआ तो इसमें भी जो संलिप्त थे और वहाँ के तत्कालीन मंत्री को भी इसमें उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। ये एक ऐसे मामले हैं जिसमें कि वित्तीय रूप से लोगों के पब्लिक फंड का दुरुपयोग हुआ, लोगों के जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। अब नेक्स्ट देखें, मैंने इसको स्क्रीन पर लगा, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 का है। ऐसी जांच के लिए लोकपाल केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपीज। अब लोकपाल लोकायुक्त को यहाँ कैसे जोड़ा जा सकता है कंपनी के द्वारा किए गए अपराध को? अगर सपोज कोई कंपनी या फैक्ट्री मालिक सरकार के किसी पदाधिकारी को, किसी मंत्री या किसी संसद सदस्य को किसी प्रकार से लॉबिंग करने के लिए, किसी प्रकार से अपनी कंपनी को एक्साइज ड्यूटी में छूट देने के लिए, या कंपनी स्थापना के लिए कहीं ज़मीन लैंड एक्वायर करने में कोई सहयोग प्रदान करने के लिए, या कोई पर्यावरण से संबंधित प्रमाण पत्र लेने के लिए, क्लियरेंस लेने के लिए कि अब पर्यावरण मंत्रालय से एक क्लियरेंस दे दिया जाए कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाने से, कंपनी लगाने के लिए ये कंपनी उचित है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए। इस प्रकार से अगर कोई एमपी या कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर किसी कंपनी से रिश्वत लेता है, पैसा लेता है, या कंपनी की तरफ से वो रिश्वत दिया जाता है, कंपनी का मालिक या उसका कोई डायरेक्टर या मैनेजर, तो भी यहाँ पर कंपनी के द्वारा दिए गए घूस या कंपनी के द्वारा दी गई सुविधा शुल्क को आपराधिक दायरे में लाते हुए कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। न केवल सांसदों के विरुद्ध, मंत्रियों के विरुद्ध जांच के लिए कि क्या उन्होंने पैसा लिया या नहीं पैसा लिया, इसके लिए भारत में लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर कोई राज्य मंत्री, कोई राज्य का विधायक किसी कंपनी या फैक्ट्री से राज्य में ज़मीन आवंटित करने के लिए, राज्य में किसी विभाग से एनओसी देने के लिए, या अन्य किसी प्रकार से अवैध सहयोग करने के लिए राज्य का मंत्री या राज्य का विधायक कंपनी से कोई रिश्वत लेता है या कंपनी कोई रिश्वत देती है, तो उस कंपनी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उस विधायक या राज्य मंत्री के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। उसकी जांच के लिए प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई है। लोकायुक्त राज्य मंत्री अन्य विधायकों के विरुद्ध दर्ज कराए गए आपराधिक मुकदमे को जांच कर सकती है। ऐसे मंत्री या विधायकों के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए भ्रष्टाचार या कंपनी या फैक्ट्री को पहुंचाए गए किसी प्रकार से या अवैध कोई सहायता जो विधि विरुद्ध है, उसके लिए भी इनके विरुद्ध जांच की जा सकती है और इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्क्रीन पर लोकपाल और लोकायुक्त ये दो ऐसी संस्थाएं हैं, निगरानी संस्थाएं हैं, जो निगरानी करती हैं कि जनता के पैसे का सही मायने में सदुपयोग किया जाए, संसद सदस्यों के द्वारा, राज्य के विधायकों के द्वारा। अब दोनों को मैंने, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं, केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की संस्था है, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्था है। यदि आपने कभी ये देखा होगा कि कंपनियों के द्वारा, कुछ कंपनियों के मालिकों ने लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए संसद सदस्यों को रिश्वत दिया था, पैसा दिया था, जिसका
केस का नाम ही है कैश फॉर क्वेरी स्कैम। कैश दिया गया क्वेरी पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए कि सदन के भीतर, और 11 संसद के 11 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया और संसद की कार्रवाई में भाग लेने से उनको वंचित कर दिया गया। केवल उनके विरुद्ध आरोप यह था कि इन लोगों ने सदन के भीतर प्रश्न पूछने के लिए कुछ कंपनी, कुछ बिजनेस घराना से उनके मुद्दे को उठाने के लिए उन लोगों ने पैसे ले लिए थे, रिश्वत लिए थे। ये इस प्रकार के यदि मामले आएंगे तो कंपनी उत्तरदायी है ही है, साथ ही साथ एमपीज भी, एमएलए भी, लोकसभा सदस्य या राज्य के विधानसभा के सदस्य भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यद्यपि उस मामले में ये केस है राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि जो कैश फॉर क्वेरी क्वेश्चन है उसमें संसद सदस्यों के द्वारा सदन के भीतर प्रश्न पूछने के लिए ली गई रिश्वत, लिया गया पैसा, वह संसदीय विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता। चूँकि रिश्वत बाहर लिया गया इसलिए यह अपराध है। सदन के बाहर जो कुछ भी संसद सदस्यों के द्वारा किया जाएगा वह अपराध माना जाएगा और उसे संसदीय विशेषाधिकार के संरक्षण में से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। अब लोकपाल, लोकायुक्त ये संस्थाएं कितनी सक्षम हैं ऐसे अपराध को रोकने के लिए, यह एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। परंतु यह संस्थाएं संसद सदस्यों के विरुद्ध अगर इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है कि संसद सदस्य या कोई मंत्री, पर्यावरण मंत्री हो या किसी विभाग का मंत्री हो, कोई प्रमाण पत्र देने में या अपने विभागीय सहयोग करने के लिए किसी व्यक्ति से पैसा लिया है तो वह लोकपाल के दायरे में होगा। और वह कंपनी भी जिसने पैसा दिया है वह भी कंपनी उस अपराध को करने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी होगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। लोकायुक्त भी राज्य स्तर पर ऐसे एक निगरानी संस्था है। अगर राज्य के विधायक के विरुद्ध, राज्य के मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है तो ये संस्था उस पर कार्रवाई करेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीन पर आप देखें कि सेबी की भूमिका क्या है। यह भी एक प्रकार से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अब इसको समझने का प्रयास पहले करते हैं कि सेबी अधिनियम बना, सेबी से संबंधित कानून बना 1992 में। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्ट 1992। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो एक कानून अधिनियम बनाया गया 92 में संसद के द्वारा, सभी छात्र परिचित होंगे कि हर्षद मेहता के द्वारा जब ये शेयर घोटाला किया गया, शेयर स्कैम हुआ, कंपनियों में शेयर और डिबेंचर को कंट्रोल करने के लिए भारतीय संसद ने कानून बनाया कि किसी भी कंपनी में शेयर या डिबेंचर कोई कंपनी तभी निर्गत करेगी, बेचेगी जब सेबी द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया को पूर्ण करेगी, कंप्लीट करेगी। सेबी की क्राइटेरिया क्या है? अब इस स्क्रीन पर आप देखें सेबी क्या क्या काम कर सकती है। सेबी किसी व्यक्ति या कंपनी को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा सेबी का काम पावर क्या है? सेबी पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है किसी कंपनी पर, अर्थदंड लगा सकती है। तीसरा, निवेशक हित सर्वोपरि है। सेबी के द्वारा इन्वेस्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों के आवेदन को स्वीकार कर कंपनी को व्यापार करने से रोक सकती है, कंपनी के शेयर या डिबेंचर को जब्त कर सकती है और शेयर या डिबेंचर जब्त करने के पश्चात निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए कंपनी को निर्देशित कर सकती है।
यदि कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी की संपत्ति को बेचकर निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए निवेशकों को पैसा वापस कर सकती, लौटा सकती है। तो कंपनियों के शेयर और डिबेंचर से संबंधित जितने भी मामले होंगे उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में जो सबसे अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है वह है सेबी। संक्षेप में इसको हम सेबी बोलते हैं। अर्थात अब कोई भी कंपनी शेयर या डिबेंचर से संबंधित भारत में काम तभी, व्यापार तभी कर पाएगी जब वह सेबी के द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरे और उसकी प्रक्रियाओं का अनुपालन करे। सेबी के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने पर सेबी को अधिकार है कि उस कंपनी को न केवल व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दे बल्कि उस कंपनी के ऊपर अर्थदंड भी, जुर्माना भी लगाकर कंपनी से वसूल सकती है। तीसरा, कंपनी सेबी को यह अधिकार है कि कंपनी पर किसी भी प्रकार से, जिस कंपनी के द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा या सरकारी कंपनी के द्वारा, यदि उस पर उसके द्वारा कोई निवेशकों से धोखाधड़ी किया गया है तो निवेशकों के पैसे को वापस करने के लिए निर्देश भी दे सकती है। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि सहारा के मामले में भी सेबी ने हस्तक्षेप किया था। सेबी के द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण ही सहारा को जेल में रहना पड़ा और सुब्रत राय सहारा को निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए लिखित आश्वासन, एफिडेविट देना पड़ा और उस एफिडेविट के माध्यम से निवेशकों के पैसे को समय समय पर सुब्रत राय सहारा के द्वारा वापस किया गया। तो अब सेबी की भूमिका मैंने आपको बताया कि भारत में कंपनी व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। कंपनी का मालिक कोई भी व्यक्ति कंपनी बना करके, चाहे वह अंबानी परिवार हो या सहारा परिवार हो या बजाज या महिंद्रा परिवार हो, कोई भी व्यक्ति वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। वह कोई व्यापार कर सकता है, लेकिन व्यापार करने के साथ ही साथ जो व्यापार के मानक हैं उन मानकों का पूर्ण किया जाना भी इन कंपनियों के मालिकों के लिए आवश्यक है, जिससे कि कंपनी अधिकार, कंपनी को व्यापार करने की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकार में किसी प्रकार से कोई विरोध उत्पन्न न होने पाए। सेबी के द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों को पूर्ण करना और उससे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के पश्चात ही कोई कंपनी भारत में शेयर और डिबेंचर से संबंधित कोई कारोबार कर सकती है। इस संस्था के द्वारा अब प्रायः समय समय पर कंपनियों पर एक प्रकार से लगाम लगाई जा रही है, जिससे कंपनियां मनमानी न हो और निवेशकों के पैसों के साथ कोई अन्याय न कर सकें या निवेशकों के पैसे को लेकर के भागने या फरार होने का प्रयास न करें। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेबी का है भारत में इस समय। दूसरा है कंपनी अधिनियम 2013 का। अब देखते हैं कि अपराध की रोकथाम करने के लिए सेबी की क्या भूमिका है। अब स्क्रीन पर आप देखें, मैंने लिखा है सहारा सेबी विवाद। ये बहुत ही चर्चित विवाद रहा है। सहारा और सेबी में क्या विवाद हुआ? 2012 में मैंने लिखा है 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 सहारा कंपनी को आदेश दिया गया कि 24,000 करोड़ रुपए सेबी के माध्यम से निवेशकों को वापस करें। आप समझ सकते हैं कि सहारा कंपनी के द्वारा 24,000 करोड़ रुपया लिया गया था निवेशकों से। सेबी प्रभावी है या नहीं है, इसको आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि इसके प्रयासों से ही सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी हुई, वरना वो भी विदेश चले जाते और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो यहाँ के जो निवेशक हैं जिसको कुछ पैसा मिल पाया, उन निवेशकों को पैसा भी नहीं मिल पाता। जबकि ये पावर है सेबी को कि कंपनी की संपत्ति को बेच करके, नीलाम करके, बेच करके उस पैसे से निवेशकों को वापस करे, लेकिन वह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन हो सकती है या उसमें न्याय मिलने में विलम्ब हो सकता है। लिहाजा सेबी के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए न्यायालय से निवेदन किया गया
कि सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार करके तब तक रखा जाए जब तक कि निवेशकों के पैसे का भुगतान नहीं कर देते। अब नॉन कंप्लायंस अगर नहीं हो रहा है इसका, सेबी इसको अगर कंप्लाई नहीं कर रही है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सहारा और सेबी में क्या विवाद हुआ था और उस विवाद का परिणाम क्या रहा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी के द्वारा कारित अपराध की रोकथाम के लिए सुझाव क्या है। यदि कोई कंपनी या फैक्ट्री धोखाधड़ी का अपराध करती है, दस्तावेज में छेड़छाड़ करती है, तो कैसे इसको रोका जाए। अब मैंने स्क्रीन पर आप देखें, मैंने इसको 4 स्टेप्स हैं। अगर ये सारे सुझाव पालन किए जाएं तो निश्चित रूप से कंपनी के द्वारा किए गए अपराध पर रोक लगेगा। पहला, जागरूकता जैसे कार्य, जैसे SBI के द्वारा प्रचार करना। मैंने इसको संक्षेप में लिखा है कि जागरूकता फैलाई जाए, सेंसिटाइज किया जाए। आप सभी छात्र देखते होंगे, सभी लोग देखें, टेलीविज़न पर एक प्रचार आता है जिस प्रचार में लिखा रहता है कि अपने पैसे को शेयर और डिबेंचर में लगाएं। शेयर और डिबेंचर में लगाते समय सभी निवेशक खतरों के जोखिम को भी ध्यान में रखें। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, अर्थात बिजनेस तो अच्छा है, शेयर अच्छा है, डिबेंचर अच्छा है, लेकिन डिबेंचर और शेयर में पैसा लगाते समय कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ें, कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ें, वरना सरकार की जवाबदेही नहीं होगी। अब जागरूकता के माध्यम से कैसे, इसको स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा है कंपनी के द्वारा कारित अपराध की रोकथाम के लिए सुझाव। तो पहला सुझाव मैंने ये दिया हुआ है, सेबी का है, SBI लिख दिया गया है, सेबी है। इस सेबी के पास ये जागरूकता का जो प्रचार प्रसार किया जाता है टेलीविज़न के माध्यम से, आप देखते होंगे टेलीविज़न पे जो प्रचार आता है, नीचे लिखा रहता है भारतीय प्रतिभूति बोर्ड, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये प्रचार करते हैं। प्रचार का उद्देश्य टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार पत्रों, समाचार पत्रों के माध्यम से उद्देश्य यही होता है कि निवेशकों को शिक्षित किया जाए, निवेशकों को समझाया जाए, लाभ हानि के विषय में बताया जाए, जिससे कि निवेशक अपने हितों को ध्यान में रखते हुए शेयर या डिबेंचर खरीदें। दूसरा, आप स्क्रीन पर देखें, मैंने लिखा है सेबी की भूमिका क्या है, इसको भी प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेबी की भूमिका इसमें यही है कि सेबी कंपनी को यह कंपेल कर सकती है कि कंपनी आप खोलें, आप अगर आए हैं तो कंपनी खोलिए, आप NOC लीजिए, लैंड एक्वायर करिए, भूमि अधिग्रहित कीजिए, सभी मानक पूरा पर्यावरण के जो क्लियरेंस लीजिए, NGT जो बना हुआ है, NGT का सर्टिफिकेट लीजिए और देन अपना व्यापार वाणिज्य प्रारंभ करें। लेकिन यह जो शर्त जो आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, यह लाइसेंस भी किसी शर्त के अधीन है। वह शर्त यह है कि जो भी सरकार ने, जो भी सेबी ने शर्तें लगाई हैं, अगर किसी एक शर्त का उल्लंघन हुआ तो आपके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और आपके व्यापार को बंद करने का निर्देश भी दिया जा सकता है। तो कंपनी को व्यापार करने से रोकना भी, कंपनी को व्यापार करने से रोकने का आदेश से भी ले सकती है, सेबी को ये पावर दिया गया है। और चौथा लास्ट में है अर्थदंड का बढ़ाया जाना, जो पेनाल्टी है उस पेनाल्टी को भी बढ़ा सकती है और सेबी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सेबी खुद सहारा पर, रिलायंस पर, बजाज पर, ये जितने प्राइवेट कंपनीज़ हैं इन पर नियंत्रण लगा सकती है। अब इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि सेबी के द्वारा सरकारी कंपनियों पर नियंत्रण नहीं है। सेबी सरकारी कंपनियों पर नियंत्रण कर सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या LIC के द्वारा भी शेयर या डिबेंचर जारी किया जाता है। LIC जैसा कि आप जानते हैं वह क्वासाई मतलब गवर्नमेंट
पार्टली गवर्नमेंट है, पार्टली प्राइवेट ओन्ड। तो LIC के द्वारा अगर कोई शेयर या डिबेंचर इशू किया जा रहा है या किसी सरकारी इंश्योरेंस के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा अगर शेयर बेचा जा रहा है, तो ये सारे कंपनियां चूँकि सरकारी क्षेत्र में आती हैं, इसलिए ऐसे कंपनियों के द्वारा की गई धोखाधड़ी या किसी अन्य प्रकार से दस्तावेजों में हेरफेर के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी और कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो उसका निदेशक है, उसका मैनेजर है, वह भी उसके लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कोई डायरेक्टर है या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का कोई डायरेक्टर है, उसके द्वारा उसके सिग्नेचर से ही शेयर इशू किया गया है और शेयर में मैनिपुलेशन है, बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन है, बैलेंस शीट को बढ़ा करके दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से उस HCL का या पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का निदेशक, डायरेक्टर, मैनेजर के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि सेबी किन किन कार्यों को कर सकती है। अब जागरूकता बढ़ाने के लिए सेबी के द्वारा जो कुछ भी कदम उठाने चाहिए, कदम उठाया जाएगा। खर्चे उसको सरकार से वह खर्चे प्राप्त कर सकती है कि लोगों को जागरूक करे। उसी जागरूकता के भाग के तहत मैंने आपको बताया कि टेलीविज़न पर जो प्रचार प्रसार किया जाता है, जो एडवर्टीज़मेंट आता है सेबी की तरफ से, वह भी भारत में इन जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको समझाना कि आप कंपनी के किसी भी कंपनी में शेयर और डिबेंचर लेने के पहले उसके प्रॉस्पेक्टस को पढ़ें, उसके शर्तों को पढ़ें, तभी उस कंपनी में शेयर और डिबेंचर खरीदें और लगाएं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंपनी के द्वारा ये सारे कंपनी के द्वारा किए गए अपराध के विषय में भी विस्तार से चर्चा किया। अब इस पे मैं 2 केस अगर आपको उद्धृत करना चाहूँ यहाँ पे, एक केस है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट AIR 2006 और दूसरा केस है सुनील भारती मित्तल वर्सेस CBI AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। अब जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय का जो केस है, इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि यदि किसी प्राइवेट बैंक या कंपनी के द्वारा भी कोई विधिविरुद्ध कार्य किया जाता है तो उस कंपनी को भी उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लक्ष्मी मित्तल की केस में, लक्ष्मी मित्तल वर्सेस बनाम भारत संघ की केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनः यह निर्णित किया गया कि यद्यपि कंपनी कोई दुराशा या कोई आपराधिक आशय नहीं रखती, परंतु कंपनी भी अपराध कर सकती है। कंपनी के द्वारा यदि कोई धोखाधड़ी या दस्तावेजों में छेड़छाड़ जैसे अपराध किए जाते हैं तो कंपनी के मैनेजर या उसके निदेशक को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अतः इस तरह से मैंने आपको इस व्याख्यान के अंतर्गत कंपनी, चाहे सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी के द्वारा अपराध किए जाने पर क्या उसकी जवाबदेही होगी, कंपनी के द्वारा कौन कौन से अपराध किए जा सकते हैं, मैंने इसको विस्तार से आपको बताने और समझाने का प्रयास किया। इस आशा उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और निश्चित रूप से मैंने इस पे सुप्रीम कोर्ट के केस को बताने का प्रयास किया। जितने फाइनेंशियल स्कैम हुए हैं इसमें इंडिया में कंपनियों के द्वारा जो फाइनेंशियल स्कैम किए गए हैं, सहारा के द्वारा सहारा फाइनेंशियल स्कैम, सत्यम फाइनेंशियल स्कैम, सत्यम कंपनी के द्वारा जो 400 करोड़ रुपए का जो स्कैम किया गया, मैंने उसको विस्तार से बताने का प्रयास किया, जिससे कि आप सभी छात्र ये जान सकें कि विधिक व्यक्ति भी, कंपनी को भी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।